हेलो एवरीवन, मैथ बाय भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज प्रथम का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र में ये देखा था अर्थव्यवस्था और इनका इतिहास और अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके अंदर में उपनिवेश को भी पढ़ा था हमने। तो ये सारे बात को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स क्लास 10th खोजकर देख सकते हैं। तो चलते इस वीडियो में हमने ये देखा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक हमने देखा था, सिर्फ देखा था कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के डिवाइड देखिए तो 3 भागों में बांटे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और हमने ऐसा भी बोला था कि अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्र में, जब आप क्लास स्टैंडर्ड आपका जैसे बढ़ेगा 12th में जाइएगा तो आप उनको क्या कीजिएगा कि आप पढ़िएगा 5 क्षेत्र में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। वो सारे को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते अब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी यदि नए हैं तो हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट आगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था हम अपने परिवेश में जो भी क्रियाकलाप करके अपनी आजीविका चलाते हैं उन सारे क्रियाकलापों के समूह को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया था। और इसमें हम देखे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि, खनन, मछली, मत्स्य पालन ये सारे को रखा था, यानी कि ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र ऐसा नाम दिया जाता है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। तो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र सिंपल में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां कच्चे माल की प्राप्ति होती है, यानी कि हमको यदि कोई वस्तु बनाना हो, रॉ मटेरियल चाहिए। यदि ये मार्कर बनी है तो ये प्लास्टिक था, तो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट मिल गया होगा। इनको बनाने के लिए पदार्थ प्लास्टिक लगा होगा, इनके अंदर इंक है, रुई है, ये सारे रुई जो यहाँ से बने, रुई पौधे से आए होंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी कि कृषि क्षेत्र को ही हम लोग बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी हम पढ़े थे। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अब देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में ना हम प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान देते हैं, सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि खनन कार्य करते, कोयला निकाले, लोहा इस्पात निकाले, इन सारे का उद्योग बनता है। तो ये पहले मिलता है, फिर इनको हम रिफॉर्म करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, फिर यूज करके कुछ वस्तु निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग प्राथमिक क्षेत्र में होता है। तो इसलिए हम इनका दूसरा डिफिनेशन इस तरह से लिखा कि वह क्षेत्र जहां कृषक कार्य संपादित होते हैं, आप ऐसे भी करते हैं, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र उनको कह सकते हैं। तो अब इनमें हमने एग्जाम्पल सब दिया है। आपको पता है कृषि, खनन, मत्स्य पालन ये सारे प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखने वाला कि प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, आप यदि क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं भी है ना और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, आप बुक तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन आपको ये मिल नहीं पाता है। यदि आप 12th में भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप 10th में हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, अब किसी भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम के हैं तो आपके लिए और अच्छा है। तो अब देखते हैं कि इनमें हमने एक पॉइंट लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, उनको हम उन श्रमिकों को बोलते हैं जो काम करने वाला होता है श्रमिक, उनको बोलते हैं रेड कॉलर श्रमिक। यानी कि रेड कॉलर श्रमिक उनका नाम दिया जाता है कि जो भी किसान को रेड कॉलर श्रमिक बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब मान लीजिए खनन भी तो प्राथमिक क्षेत्र में है और खनन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, खनन क्षेत्र में खादान निकाल, मतलब कि कोयला निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है ऐसा खादान में कार्य, तो उनको ब्लैक कॉलर श्रमिक भी कह सकते हैं, ब्लैक कॉलर श्रमिक भी कह सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि रेड कॉलर श्रमिक का संबंध किस क्षेत्र से है। हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि आप पढ़िए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए ताकि आप 10th करते करते आपका कुछ लेवल बन जाए। फिर द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो अब सोचिए कि प्राथमिक क्षेत्र से कोई सामान उत्पादन हुआ, यानी कि प्राप्त हुआ, और उनको रिफॉर्म कर दे, उनका रूप में परिवर्तन करके कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है जहां, तो उनको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो
यहाँ लिखे हैं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त करेंगे, वहां से जो कच्चा माल लेके आए हम उनसे विनिर्माण कार्य किया जाता है, यानी वस्तु का निर्माण किया जाता है, सिर्फ निर्माण, प्रयोग नहीं बल्कि निर्माण। तो वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे यानी कि पदार्थ या फिर कच्चे माल से विनिर्माण कार्य यानी वस्तु के निर्माण का कार्य किया जा रहा है तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और यहाँ वस्तु का प्रयोग नहीं सिर्फ निर्माण हो रहा है, तो उद्योग हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गया, बताए तो ये सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना उद्योग में बड़े उद्योग, मझले उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, जो भी घरेलू उद्योग था सब सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोर उद्योग भी होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में 8 उद्योग को कोर उद्योग की संज्ञा दी गई है, और जिसमें से खनन जो करते हैं यानी कि लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, ये सारे जो है ना कोर उद्योग में आते हैं। तो इस तरह इसके अंदर में कोर उद्योग को भी रख लिया गया है। अब द्वितीय क्षेत्र में हम लिखे हैं कि 2 तरह के श्रमिक काम करते होंगे, एक तो कुशल होंगे और कुछ अकुशल होंगे। तो इस तरह से जो कुशल श्रमिक होते हैं ना, जो कुशल श्रमिक होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में भी तो कुछ श्रमिक काम कर रहा होगा, तो द्वितीय क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं और कुशल है, यानी कि कुशल श्रमिक को, द्वितीय क्षेत्र के कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये माइंड रखने वाला बात है कि द्वितीय क्षेत्र में कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है, जबकि प्रथम क्षेत्र में कार्यरत जो भी श्रमिक था, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, उसमें तो अधिकतर अकुशल ही होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी श्रमिक कार्य करता है उनके लिए हम बताए थे व्हाइट कॉलर श्रमिक, उनके लिए हमने क्या बताया कि जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर श्रमिक, और द्वितीय क्षेत्र में जो कार्य करते हैं और कुशल है यानी कि कुशल कार्यरत द्वितीय क्षेत्र में जो श्रमिक है उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर श्रमिक। और इसी के साथ यदि हम देखें तो इनके लिए हम यदि देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में आपका जो है अकुशल भी श्रमिक होता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका कुशल के साथ साथ अकुशल भी श्रमिक होता है, और उस अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रमिक और अकुशल श्रमिकों को, द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे, तृतीय क्षेत्र में चलते हैं। तो तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का प्रयोग करके मानव आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र से तो कच्चा माल लाए, द्वितीय क्षेत्र में उस कच्चा माल का रूप परिवर्तन करके यानी रिफॉर्म करके वस्तु निर्माण कर लिए। अब उस वस्तु का प्रयोग जहां कर रहे हैं हम ना, द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। यहाँ डिफिनेशन उनका है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का प्रयोग कर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। बैंक, परिवहन, बीमा, ये सारा एग्जाम्पल इससे पहले हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। तो ये आपको डिफिनेशन याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित करें, द्वितीयक को, तृतीयक को। अब चलते कुछ एक्स्ट्रा बात कि हमने इसमें यह भी बताया था कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र क्या होता है। तो जान लेते हैं कि आप चाहे आपके सिलेबस में ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में ये चतुर्थ और पंचम क्षेत्र नहीं है स्टैंडर्ड 10th में, लेकिन आप जान लीजिए आखिर ये चतुर्थ पंचम है क्या, क्योंकि आगे काम देगा। तो चतुर्थ क्षेत्र बोले कि सूचना तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित जो भी क्षेत्र होगा ना, यानी मल्टीमीडिया, सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षेत्र को चतुर्थ क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि जब आप ऑफलाइन पढ़ा करते थे वो तृतीय क्षेत्र था, जब आप ऑनलाइन पढ़ा करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ क्षेत्र में आता है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास है चतुर्थ क्षेत्र का, मल्टीमीडिया। तो चतुर्थ क्षेत्र ये हो गया आपका। पंचम क्षेत्र में यदि देखें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत माइंड रखने वाला बात है कि पंचम क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां एक छोटा सा परिवर्तन
पूरे अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर देता है, यानी अर्थव्यवस्था में चेंजिंग तुरंत ला देता है, थोड़ा सा परिवर्तन। और इसका डिफिनेशन ये लिखे हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिनमें कोई छोटी सी परिवर्तन अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर देता है उसे पंचम क्षेत्र कहते हैं। अब उथल पुथल कैसे कर देगा, तो ध्यान से समझिएगा। इस पंचम क्षेत्र में उन सारे कंपनियां, उन सारे संगठन, उन सारे व्यक्तियों को रखा गया है जिनका एक निर्णय अर्थव्यवस्था के गति को रोक सकता हो, यानी कि अर्थव्यवस्था में या तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता हो, या तो अच्छा या तो बुरा। परिवर्तन का मतलब ये नहीं समझना है सिर्फ बुरा, अच्छा भी परिवर्तन, तो कोई भी छोटा सा परिवर्तन ला सकता हो। तो इसमें उन सारे भी कंपनियों को, उन सारे संगठन को, उन सारे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करके पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देता है। अब इनके अंदर में जो भी व्यक्ति कार्य करेगा वो तो समझिए बहुत बड़ा बॉस होगा, तो इसलिए उनको कहते हैं कि इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, यानी पंचम क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको उनको गोल्ड कॉलर श्रमिक कहते हैं। गोल्ड कॉलर श्रमिक, याद रख सकते हैं कि गोल्ड महंगा है तो गोल्ड कॉलर श्रमिक वहां काम करेगा जहां पंचम क्षेत्र होगा। इसका मतलब गोल्ड कॉलर जॉब का संबंध किस क्षेत्र से है यदि पूछे तो पंचम क्षेत्र से, और व्हाइट कॉलर जॉब का संबंध किससे है तो द्वितीयक क्षेत्र के कुशल श्रमिकों से, और रेड कॉलर जॉब का संबंध किससे है तो प्रथम क्षेत्र के श्रमिकों से, यानी प्रथम क्षेत्र से। इसी तरह से ब्लू कॉलर का संबंध किस क्षेत्र से है, या ब्लू कॉलर जॉब जो कर रहा है उनको यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है तो द्वितीयक क्षेत्र में जो कार्यरत है अकुशल श्रमिक उससे, यानी द्वितीय क्षेत्र से। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा और इसमें कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्र का योगदान क्या है। ये आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है आंकड़ा, और एनसीईआरटी में आपका 2007 तक का ही आंकड़ा है जिसको कि हम 2021 तक में थोड़ा सा बढ़ा दिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये दिया है राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान यदि देखें ना तो 1901 में 63.6% था, 63.6% 1901 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी से पहले प्राथमिक क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान था 63.6%। अब जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में तो उस समय हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% है। बढ़ा कि घटा। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट गया। इसका मतलब है कि अंग्रेज हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी किए और प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि हमारे कृषक कार्य जो था उनको अवरोध कर दिए। किसान यानी कि किसान की स्थिति को समझ नहीं रहे वो थे। अब उनके बाद यदि देखें 2007 में तो 22% हो गया, फिर घट गया। इसका मतलब आज़ादी के बाद भी घट रहा है। इसका मतलब है कि कृषि का यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अभी भी हम बिहार का भी इकोनॉमिक्स इसमें डालेंगे, पढ़ेंगे, इसमें है आपका। तो बिहार की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध है। किसान को सब कुछ मिलता है, समय पे कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही उनको ये प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से कोई मदद कि आप कृषि कीजिए। कृषि लोन ना समय पे मिलता है, और कृषि भी होता है तो बाढ़ से भी मतलब बाढ़ उनके फसल को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2020-21 का आंकड़ा हम आपको ये दिए हैं, हो सकता है ये सटीक ना भी हो। तो 2020-21 अभी तो आंकड़ा आया ना बाकी है, तो 2020-21 कोरोना काल चल भी रहा है। तो इस स्थिति में कृषि ये जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और अधिक घट गया। अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो था 1901 में 12.7% और 1947 में ये बढ़ गया 14.7%। और द्वितीय क्षेत्र जो है ना उस सारे देश में विकसित होंगे जहां कृषि अच्छा से हो रहा है। इसका मतलब है कि रोड, संचार, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं जिस क्षेत्र में है ना वहां द्वितीय क्षेत्र अधिक विकसित होगा। और आपके बिहार में द्वितीय क्षेत्र उद्योग कोई नहीं लग रहा था। रीजन क्या था पता आपको? रीजन क्या है? यही द्वितीय क्षेत्र यहाँ कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ना अच्छी रोड थी, ना बिजली व्यवस्था थी, ना पानी की अच्छी व्यवस्था थी। अब फिलहाल कुछ हो रहा है तो अब हो सकता है, आई होप कि चेंजिंग हो। तो द्वितीय क्षेत्र 14.7% योगदान था। पहले था 12.7 1901 में, 1947 में आज़ादी के समय 14.7% और 2007 में 22%। ये बढ़ रहा है। और 2020-21 का आंकड़ा है आपका कि 31%। इसका मतलब द्वितीय क्षेत्र पे वृद्धि हो रही है। तृतीय क्षेत्र को देखें तो तृतीय क्षेत्र में 1901 का आंकड़ा है कि 23.7%, 23.7%, 7 है ये 23.7% 1901 में, 1947 में 27% बढ़ा, 2007 में फिर बढ़ के 56% हो रहा, फिर 2020-21 में ये आंकड़ा 49% 49 पॉइंट समथिंग 1 के आसपास है।
ये आपको माइंड करना है। ये आंकड़ा को आपको नहीं देखना, आपके बुक 2007 तक ही बताता है और आपका एग्जाम भी 2007 तक पूछेगा। ये आंकड़ा अभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये निश्चित आंकड़ा नहीं है। इसलिए हम थोड़ा बहुत दे दिए ताकि आपको समझ में आए कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास घट रहा है, द्वितीय क्षेत्र कुछ हद तक बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना काल 2020-21 में इनकी आंकड़ा कुछ कम आ रही है। लेकिन आई होप कि ये भी कुछ अच्छा ही आंकड़ा होगा। तो इस वीडियो को यदि आपको ये अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यदि अभी तक नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इनसे रिलेटेड इससे पहला वीडियो मेरा बना है उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।